ईश्वर ने हमें मदर नेचर के अनेक खूबसूरत रूपों से नवाजा है। कहीं ऊंचे ऊंचे शानदार पहाड़ हैं, तो कहीं चांदी सी चमकती नदियां, ऊंचाई से घिरते झरने हैं, तो कहीं दूर दूर तक फैले हरे भरे मैदान, पेड़ पौधे, फल फूल, जानवर, पंछी और बहुत कुछ। और कहीं नेचर के ये सारे रूप एक साथ देखे जा सकते हैं, तो वो जगह है इंडिया की नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में बसा अरुणाचल प्रदेश। सिचुएटेड इन द लैप ऑफ माइटी हिमालयाज, अरुणाचल प्रदेश के साउथ में आसाम राज्य है। तो अगर आप बेहतरीन खूबसूरत दुनिया में जाना चाहते हैं और एक आउट ऑफ दिस वर्ल्ड एक्सपीरियंस की तलाश में हैं, तो आपको अरुणाचल आना ही चाहिए। अरुणाचल में बॉमडिला और दिरांग वैली घूमने के बाद मुझे तो अरुणाचल से जैसे प्यार ही हो गया है। इसलिए मैं अरुणाचल को थोड़ा और जानने के लिए चलती हूँ तवांग। लेकिन मुझे पता चला कि तवांग तक पहुंचने के रास्ते में मुझे और भी बहुत कुछ देखने और एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। सो आई एम रियली एक्साइटेड। तो आप लोग क्या सोच रहे हैं? चलिए मेरे साथ और एक्सप्लोर कीजिए एक्सोटिक नॉर्थ ईस्ट के इस हिस्से को। बॉमडिला और सेला के रास्ते में आता है नकमाडंग वॉर मेमोरियल, जिसके सामने है वो फेमस बैटल ग्राउंड जहां 18 नवंबर 1962 में इंडो चाइना वॉर हुई थी। इसी बैटल में शहीद हुए सोल्जर्स के सम्मान में बनाया गया है ये नकमाडंग वॉर मेमोरियल। पहाड़ों के बीच बेहद खूबसूरत सेटिंग में बना ये वॉर मेमोरियल गौरव और शांति का प्रतीक नजर आता है। ये मेमोरियल 25 फीट हाई है और इसे लोकल ट्रेडिशन के हिसाब से बनाया गया है। बोर्ड्स पर ऑफिसर्स और जवानों के नाम लिखे हैं जो 1962 की इस बैटल में शहीद हुए थे। 18 नवंबर 1962 की नकमाडंग बैटल यहीं लड़ी गई थी, जिसमें हमारे बहुत से ऑफिसर्स और सैनिक शहीद हुए थे। उनकी याद में बना है ये वॉर मेमोरियल। यह वॉर मेमोरियल में एक छोटी सी कैंटीन है जहां से आप चाय, नाश्ता या फ्रूट्स लेकर खा सकते हैं। अभी सुबह के 6:30 बजे हैं और मैं तवांग जा रही हूँ, तो मैंने अपने ब्रेकफास्ट के लिए ये जगह चुनी है। इतनी सुंदर हिमालयन रेंज और उसके बीच में ये प्यारी सी कैंटीन। मैं तवांग जा रही हूँ और तवांग की ड्राइव दिरांग से करीब 150 किलोमीटर दूर है, जिसको करने में मुझे 7 या 8 घंटे लगेंगे। मज़ा आ गया गरम गरम समोसे खाने में और गरम गरम चाय पीने में। Finally, I reached सेला पास। सेला पास सी लेवल से 4170 मीटर की ऊंचाई पर है। ये पास तवांग को बाकी इंडिया से जोड़ता है। वैसे तो ये पास सारे साल खुला रहता है, सिर्फ बहुत ज्यादा स्नोफॉल और लैंडस्लाइड्स की वजह से ही कभी कभी बंद होता है। दुनिया के सबसे ऊंचे पास में से एक इस पास को सेला पास क्यों कहा जाता है, इसके पीछे एक कहानी है। 1962 में यहाँ भारतीय सेना के जवान जसवंत सिंह रावत पोस्टेड थे। यही पास के कबीले की एक लड़की रोज जसवंत सिंह रावत के लिए खाना लेकर आती थी,
जब चीनी सेना ने भारत पर आक्रमण किया तो जसवंत सिंह रावत ने बहुत बहादुरी से मुकाबला किया, लेकिन वो इस युद्ध में शहीद हो गए। जसवंत सिंह तो देश के लिए शहीद हो गए, लेकिन उनकी हालत देखकर उस लड़की ने भी अपनी जान दे दी। उस लड़की का नाम था सेला और इस तरह इस पास का नाम सेला पास पड़ा। बहुत लोगों का मानना है कि सेला के आसपास 101 लेक्स है जो साल के ज्यादातर महीने जमी रहती हैं। सर्दियों में यहाँ का टेम्परेचर -10 डिग्री तक चला जाता है। यहाँ के मौसम की ठंडक में गर्माहट का एहसास दे जाते हैं ये छोटे छोटे प्यारे टी स्टॉल। सेला लेक से मैं आगे बढ़ने को हुई तो मेरा रास्ता आसपास के खिले हुए फूलों ने रोक लिया, जैसे वो मुझे आगे बढ़ने से रोक रहे हो। यहाँ अरुणाचल में फूलों की ढेरों स्पीसीज पाई जाती हैं, जो सिर्फ यहीं देखी जा सकती हैं। सेला पास का ये रास्ता इतना खूबसूरत है कि हर जगह मन होता है कि बस रुक जाओ, कुछ पल बिता लो प्रकृति की इस सुंदरता के साथ। लेकिन कोई है जो यहाँ भी कड़ी निगरानी रखे हुए है, और वो है हमारे देश के जवान जो अपने घर परिवार से दूर देश के बॉर्डर की सुरक्षा के लिए यहाँ तैनात रहते हैं। कुछ ऐसे ही थे राइफलमैन जसवंत सिंह रावत, जिनकी वीरता के किस्से आज भी यहाँ की हवाओं में गूंजते हैं। नवंबर 1962 की सुबह तवांग से होते हुए चाइनीज आर्मी सेला पास के नुरानैंग पोस्ट की तरफ आ गई थी, जहां अपने 2 साथियों के साथ राइफलमैन जसवंत सिंह रावत तैनात थे। उन्होंने 72 घंटे तक चाइनीज आर्मी का पूरी बहादुरी के साथ मुकाबला किया और शहीद होने से पहले 300 चीनी जवानों को मार गिराया। राइफलमैन जसवंत सिंह रावत के अदम्य साहस के लिए उन्हें आज भी याद किया जाता है। उनके सम्मान में यहाँ उनका मंदिर बनाया गया है। यहाँ टूरिस्ट तो आते ही हैं, लेकिन यहाँ से गुजरने वाले आर्मी के जवान राइफलमैन जसवंत सिंह रावत का आशीर्वाद लेना नहीं भूलते। ये 1962 का बंकर है। 1962 में इंडो चाइना वॉर के समय इन्हें इस्तेमाल किया गया था। ये देखने के बाद मैं समझ सकती हूँ कि कितना मुश्किल होगा उस वॉर को लड़ना जो राइफलमैन जसवंत सिंह रावत ने अपने साथियों के साथ लड़ी थी। राइफलमैन जसवंत सिंह रावत को सैल्यूट कर मैं चल दी तवांग की तरफ। अभी रास्ते में एक और स्टनिंग सरप्राइज मेरा वेट कर रहा था, और वो है नुरानैंग फॉल्स, जिसको जंग फॉल के नाम से भी जाना जाता है। पहाड़ और हरियाली के बीच 100 मीटर की ऊंचाई से गिरता है ये वाटरफॉल, which gives you beautiful and pristine experience। नुरानैंग रिवर ऊपर से नुरानैंग फॉल के रूप में तवांग नदी में गिरती है। यहाँ नीचे एक हाइड्रो प्लांट लगाया गया है, जहाँ पैदा हुई बिजली पूरे तवांग में सप्लाई की जाती है। Look at this waterfall, ये कितना मैजेस्टिक है। इसका नाम है जंग फॉल।
मैंने इतना सुंदर वाटरफॉल नहीं देखा। मैग्निफिसेंट नूरानांग फॉल देखने के बाद मैं फाइनली पहुंच गई हूं तवांग। और सबसे पहले मैं आ गई हूं तवांग मोनेस्ट्री। तवांग मोनेस्ट्री इज इंडियाज लार्जेस्ट एंड वर्ल्ड्स सेकंड लार्जेस्ट मोनेस्ट्री। ये बौद्ध लोगों के लिए सबसे पवित्र साइट्स के रूप में मानी जाती है। कहते हैं इसे फिफ्थ दलाई लामा के कहने पर मेरिक लामा लॉन्ड्रे गयास्तो ने 1680 से 81 में स्टैब्लिश किया था। तवांग मोनेस्ट्री के बनने के पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लेजेंड है। कहते हैं मेरिक लामा को मोनेस्ट्री के लिए कोई अच्छी जगह नहीं मिल रही थी। ढूंढते ढूंढते थक कर वो एक गुफा में आराम करने चले गए। वहां बैठकर उन्होंने प्रार्थना की और जब वे गुफा से बाहर आए तो उन्होंने देखा कि उनका घोड़ा वहां नहीं है। ढूंढने पर लामा को उनका घोड़ा एक पहाड़ी के ऊपर मिला। लामा realized that this is the place he was searching for and he decided to build the monastery here. टिबेटन में ता का मतलब होता है घोड़ा और वांग means chosen, इसलिए इस जगह का नाम पड़ा तवांग, यानी chosen by the horse। यहाँ के मॉन्क का जीवन बहुत ही सिंपल होता है। उनका खाना एक साथ पकता है। उनकी डेली रूटीन में शामिल होता है पहले ब्रेकफास्ट, फिर पढ़ाई और उसके बाद साथ बैठकर डिबेट करना। मॉन्क्स की अपनी एक अलग ही दुनिया होती है जो बाहर से देखने में बहुत ही मिस्टीरियस नजर आती है। ये मोनेस्ट्री एक नगर के समान है। यहाँ पर 500 लामा 65 इमारतों में रहते हैं। इनकी दिनचर्या में प्रार्थना, मंत्रोच्चारण और ध्यान लगाना शामिल है। मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे यहाँ जाने का मौका मिला। यहाँ दर्शन के बाद कोई भी आकर ये बटर लैम्प जला सकता है। बहुत से लोग मन्नत पूरी होने पर यहाँ ये लैम्प जलाते हैं। इतने ढेर सारे जगमगाते बटर लैम्प यहाँ आने वाले लोगों के विश्वास का प्रतीक है। ये मोनेस्ट्री का बटर लैम्प हाउस है। यहाँ घी का दिया जलाकर हम भगवान से सुख और शांति की कामना करते हैं।
तवांग मोनेस्ट्री में आकर मुझे बहुत से डिवाइन एक्सपीरियंस हुए। इन छोटे छोटे लामाओं को देखकर लगा कि जैसे ये जीवन के सारे सुख, आराम, मोह माया त्याग कर सादगी से भरा जीवन जीते हैं, जो हर किसी के बस की बात नहीं होती। और जो ऐसा करते हैं वही बौद्ध कहलाते हैं। यहाँ मोनेस्ट्री के स्कूल के साथ एक लाइब्रेरी और म्यूजियम भी है, जहाँ 500 साल पुरानी चीजें देखी जा सकती हैं। भगवान बुद्ध को अहिंसा और शांति का प्रतीक माना जाता है। उनके राजकुमार सिद्धार्थ से भगवान बुद्ध बनने की यात्रा का हर रूप देखने को मिलता है। मोनेस्ट्री से निकलकर मैं देखने चल दी जायंट बुद्धा स्टैचू, जो बना है तवांग के ओल्ड मार्केट के पास। ये स्टैचू पद्मश्री अवॉर्डी H.E. थेक्से रिनपोचे ने 20 जून 2016 में बनाई थी। इस स्टैचू को तवांग में कहीं से भी देखा जा सकता है। जायंट बुद्धा स्टैचू को देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे भगवान बुद्ध पूरे तवांग शहर को आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं चलती हूँ तवांग सिटी की तरफ। और यहाँ पहुँचते ही मैं लग गई हूँ अपनी फेवरेट काम यानी शॉपिंग में। ये लोकल बैग्स हैं, बहुत सुंदर है। ये लोकल बैग है और इसको बनाने में बहुत मेहनत लगती है और बहुत टाइम लगता है, लेकिन बहुत ही सफाई से बनाया हुआ है। शॉपिंग के बाद अब बारी थी यहाँ के आर्ट को करीब से जानने की, तो मैं पहुँच गई तवांग का फोक डांस देखने। ट्रेडिशनल डांसेस में डांसर्स को डांस करते देखना इज सच अ जॉय ऑफ लाइफ। तो इसे कहते हैं सिरजा। द रेड क्लॉथ ये सेम ही है, इसे हम खंजर कहते हैं। और जो ये मोटा कपड़ा जो बनता है शिप के वूल से, इसे हम कहते हैं छुपा। दिस क्लॉथ इज कॉल्ड छुपा। इट इज मेड फ्रॉम द वूल ऑफ शिप एंड दिस इज आवर लोकल गिटार. We call it as dammi. If you go through Tibetan songs and videos in YouTube, then you will find it there.
शॉर्ट्स एंड शूज आर ऑल सेम, और सेम जो लड़की ने भी पहना है वो हैट, इसे हम सिरसा कहते हैं। थैंक यू वेरी मच। वैसे तो यहाँ तवांग में कई तरह के फोक डांसेस किए जाते हैं, लेकिन मोनपास का सबसे फेमस डांस है याक डांस। कहते हैं कई सौ साल पहले एक परिवार ने एक जादुई पंछी की मदद से याक डांस को डिस्कवर किया था। इसीलिए याक डांस में मास्क लगाए हुए डांसर्स उसी फैमिली के मेंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इस डांस को पवित्र माना जाता है क्योंकि याक के डिस्कवर होने के बाद मोनपा कम्युनिटी में प्रॉस्पेरिटी आई थी। याक की ड्रेसेस में दो लोग एक दूसरे को बिना देखे कैसे कोऑर्डिनेटेड स्टेप्स करते हैं, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होता है। अरुणाचल के जितने भी रंग मैंने देखे, मैं उन्हें पूरी जिंदगी भुला नहीं पाऊंगी। मॉनेस्ट्री का डिवाइन एक्सपीरियंस, मदर नेचर की अनटच्ड ब्यूटी, कहीं ऊंचाई से गिरते झरने, फूल, पेड़ पौधे, they just add on to the pristine and magical beauty of अरुणाचल प्रदेश। लेकिन नॉर्थ ईस्ट इंडिया में अभी बहुत कुछ बाकी है। अगले एपिसोड में मेरे साथ चलिए अबोर्ड ऑफ क्लाउड्स यानी मेघों के आलय, मेघालय की राजधानी शिलोंग, जहां ओल्ड चार्म और फ्रेश स्पिरिट आपका दिल जीत लेगा। तो रहिए मेरे सफरनामा के साथ और हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराहट बांटिए एंड कीप ट्रैवलिंग।